कभी सोचा है, जेल के अंदर भी एक जेल होती है। एक ऐसी सजा जो किसी इंसान को शारीरिक तौर पर शायद उतना नहीं पर मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकती है। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक ऐसे ही बहुत ही गंभीर प्रावधान पर बात करने वाले हैं, एकांत परिरोध, या जिसे हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कानून, इंसानियत और मानवाधिकारों के बीच की एक बहुत ही महीन सी रेखा पर चलता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये सजा असल में है क्या, कानून में इसे क्यों रखा गया है, और सबसे जरूरी वो कौन से नियम और संवैधानिक कवच हैं जो इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक बहुत ही विवादित विषय क्यों है। जरा सोचिए, कोई इंसान पहले से ही जेल में है, उसके लिए इससे भी कठोर सजा क्या हो सकती है? शायद जवाब है जेल के अंदर भी पूरी तरह से अकेलापन। यही है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक कैदी को बाकी सभी कैदियों से, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर देना, एक अलग सेल में बंद रखना जहां उसका किसी से कोई संपर्क ना हो। पर यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी, ये अपने आप में कोई अलग सजा नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ कठोर कारावास की सजा के एक हिस्से के तौर पर ही दिया जा सकता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सजा इतनी कठोर है तो हमारे कानून में इसकी जगह क्यों है? चलिए इस कानून के दोहरे मकसद को समझते हैं। देखिए, धारा 11 एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ ये जेल में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक जरूरी टूल हो सकता है। मान लीजिए कोई बहुत खतरनाक कैदी है, तो उसे दूसरों से अलग रखने के लिए ये जरूरी हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही टूल एक मानसिक यातना का हथियार भी बन सकता है, जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन को खत्म कर सकता है। अब क्योंकि ये इतना खतरनाक टूल है, तो कानून ने इसके चारों तरफ कुछ बहुत ही मजबूत दीवारें खड़ी की हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ पर कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का समय कुल सजा की लंबाई से जुड़ा हुआ है। अगर सजा 6 महीने तक की है तो ज्यादा से ज्यादा है 1 महीना, 1 साल तक की है तो 2 महीने, और अगर सजा 1 साल से ज्यादा की भी हो तब भी कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा का एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। ये एक एब्सोल्यूट लिमिट है। और बात सिर्फ टाइम लिमिट पर ही खत्म नहीं होती, कुछ और भी नियम हैं जो पत्थर की लकीर है। पहली बात, इसका आदेश सिर्फ और सिर्फ अदालत दे सकती है, जेल के अधिकारी अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि इसे कभी भी लगातार नहीं दिया जा सकता, हमेशा टुकड़ों में, और हर टुकड़े के बीच में एक गैप देना भी जरूरी है। तो मतलब सीधा सा है, किसी को उठाकर सीधे 3 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंद कर देना, ये सरासर गैर कानूनी है। कानून इस तरह के लंबे और बिना रुके अलगाव पर साफ तौर पर पाबंदी लगाता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई अदालत किसी को सजा सुनाती है कि उसे 6 महीने तक लगातार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए। वो सजा उसी वक्त अवैध हो जाएगी। क्यों? पहली बात, वो 3 महीने की मैक्सिमम लिमिट को पार कर रही है। दूसरी, वो लगातार दिए जाने की वजह से नियम तोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन करती है। तो ये सब तो हो गए कानूनी नियम, लेकिन इनके भी ऊपर एक, कह सकते हैं, एक फाइनल सेफ्टी नेट है, और वो है हमारा संविधान। कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। और जब भी इस विषय पर संविधान की बात होती है, एक केस हमेशा सामने आता है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा कि एकांत परिरोध एक बहुत ही कठोर सजा है जिसके गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि इस सजा को लेकर न्यायपालिका के नजरिए का निचोड़ है। इस एक केस ने सही मायनों में पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसने ये तय कर दिया कि जेल की ऊंची दीवारों के अंदर भी आर्टिकल 21 जिंदा रहता है, यानी किसी भी कैदी से उसकी गरिमा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जरूरत से ज्यादा अकेलापन एक तरह की क्रूरता है और जेल अधिकारी अपनी मर्जी से किसी को सॉलिटरी में नहीं डाल सकते। इसके लिए हमेशा अदालत का आदेश ही चाहिए होगा।
चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जो नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS आया है, उसने पुराने कानून IPC के मुकाबले क्या कुछ बदला है? अगर आप बस शब्दों को देखें तो आपको लगेगा कि कुछ खास बदला ही नहीं है। नियम वही, सजा की सीमा वही, सब कुछ वैसा ही लगता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है बुनियाद का। देखिए, पुराने IPC के समय में ये जो संवैधानिक सुरक्षाएं थीं, ये धीरे धीरे अदालती फैसलों के जरिए कानून का हिस्सा बनी। लेकिन नया BNS एक ऐसे दौर में आया है जहां ये सारी सुरक्षाएं पहले से ही कानून की आत्मा का हिस्सा मानी जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि BNS ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का दायरा बढ़ाया नहीं है, बल्कि इसने इस पे जो पाबंदियां थी उन्हें एक तरह से संवैधानिक जामा पहना दिया है। दशकों की जो अदालती समझ थी, BNS उसे कानून के टेक्स्ट में ही शामिल कर लेता है। इससे इस कठोर सजा के खिलाफ सुरक्षा का कवच पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की। हमारे नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन है जो सजा के एक बेहद गंभीर रूप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे हम एकांत परिरोध कहते हैं, उससे जुड़ा है। ये है BNS की धारा 12। और देखिए, ये टॉपिक सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे इंसानी गरिमा और न्याय के जो हमारे बेसिक सवाल है ना, उनसे जुड़ा हुआ। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के इर्द गिर्द घुमाते हैं। जरा सोचिए, क्या कानून के दायरे में दी गई सजा भी इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसे क्रूरता कहा जाए? यही वो सवाल है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड को हमारे सामने लाता है, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे गरिमा के अधिकार से, फिर समझेंगे कि अकेलेपन के क्या खतरे हैं। उसके बाद हम सीधे धारा 12 पर आएंगे, जो एक सुरक्षा कवच की तरह है। हम इसकी सीमाओं को तोड़कर समझेंगे, अदालतों के फैसलों पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि ये कानून इतना जरूरी क्यों है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। चलिए, तो अपने रोड मैप के पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इस पूरे कानून की जो नींव है, हमें पहले उसे समझना होगा। और वो नींव क्या है? वो है हर इंसान का डिग्निटी, मतलब गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो साफ कहता है कि संविधान के अधिकार जेल की दीवारों पर आकर खत्म नहीं हो जाते। देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो हर एक इंसान के लिए है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई जेल के अंदर है या बाहर। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी कैदी के साथ अमानवीय, इनह्यूमन बर्ताव नहीं किया जा सकता। और यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है जो सेक्शन 12 जैसे कानूनों को एक डायरेक्शन देता है। अच्छा, अब आते हैं उस प्रैक्टिस पर जिसे कानून कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर इतने सख्त कानूनी नियम बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा सोच कर देखिए, किसी इंसान को हफ्तों महीनों तक एक छोटी सी कोठरी में बिल्कुल अकेला डाल दिया जाए, न किसी से बात, न किसी से मिलना, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं। बस यही है एकांत परिरोध। एक कैदी को फिजिकली और सोशली बाकी सबसे एकदम काट देना, और ऐसा करना खतरनाक है। साइंस और साइकोलॉजी ये साबित कर चुके हैं कि इस तरह किसी को अकेला छोड़ देना किसी के दिमाग पर कितना भयानक असर डाल सकता है। इससे सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, लोग हैलुसिनेट करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ केसेस में तो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी ही टूटकर बिखर जाती है। तो जब इसके इतने विनाशकारी प्रभाव हैं, तो जाहिर है कि कानून को बीच में आना ही पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 असल में यही है। ये एक कानूनी सुरक्षा कवच है, एक सेफ गार्ड जो कैदियों को इस सजा के बुरे असर से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में। ध्यान से समझिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोई अलग से सजा नहीं है। ये बस सजा काटने का एक एक्सेप्शनल, मतलब असाधारण तरीका है, और इसीलिए इसे हमेशा कुछ शर्तों के साथ ही लागू किया जा सकता है। ये लिमिटेड होना चाहिए, रुक रुककर यानी इंटरमिटेंट होना चाहिए, और प्रोपोर्शनल, मतलब अपराध के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ठीक है, ये नियम है, पर ये काम कैसे करते हैं? चलिए अब सीधा उन स्पेसिफिक लिमिट्स और कंडीशंस को समझते हैं जो BNS की धारा 12 लगाती है। ये इस टॉपिक का सबसे प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सबसे पहली और सबसे साफ लिमिट जो कानून लगाता है वो है टाइम पर। यहां देखिए, अगर सजा 6 महीने तक की है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है।
अगर सजा 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक की है तो ये लिमिट बढ़कर 2 महीने हो जाती है, और अगर सजा 1 साल से भी ज्यादा है तो पूरी सजा के दौरान कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा नहीं। सिंपल, कोई भी कोर्ट इन टाइम लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती। अब सिर्फ टाइम लिमिट ही नहीं है, इस पावर का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ और भी नियम है। एक एक करके समझते हैं। पहला, ये कभी अकेली सजा नहीं हो सकती, ये हमेशा जेल की सजा का ही एक हिस्सा होगी। दूसरा, इसे कभी भी लगातार नहीं दे सकते, मतलब टुकड़ों में, स्पेल्स में ही लागू किया जाएगा। तीसरा, हर टुकड़े के बीच में नॉर्मल जेल में रहने का एक गैप देना जरूरी है। चौथा, कोर्ट को अपने ऑर्डर में वजह बतानी होगी कि ये सजा क्यों जरूरी है। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, जेल अथॉरिटी कोर्ट के दिए हुए टाइम को अपनी मर्जी से एक दिन भी नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कानून की किताबों में जो लिखा है वो तो सिर्फ शब्द हैं, है ना? असल दुनिया में उनको मतलब कौन देता है? यहां रोल आता है हमारी जुडिशरी का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का। और मजे की बात यह है कि आईपीसी के टाइम के जो पुराने केस हैं वो आज भी इस कानून को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये लाइन देखिए, अत्यधिक एकांत परिरोध यातना है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस से। 1978 में ही कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की हदों को पार करते हैं तो वो सजा नहीं है, वो टॉर्चर है। इस एक फैसले ने भारत में प्रिजनर राइट्स की पूरी कहानी ही बदल। तो सुनील बत्रा केस ने किया क्या? उसने इस मुद्दे को सिर्फ नियमों से निकालकर हमारे फंडामेंटल राइट्स से जोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इतनी सीरियस सजा है कि इसका ऑर्डर कोई जेलर नहीं, सिर्फ एक जज ही दे सकता है। मतलब इस फैसले ने यह तय कर दिया कि ये जो लिमिट्स है ना, ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, हमने कानून देख लिया, कोर्ट के फैसले भी समझ लिए। अब जरा एक स्टेप पीछे जाकर देखते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है और आईपीसी से बीएनएस तक के सफर में आखिर बदला क्या है। अगर आप देखें तो बीएनएस ने आईपीसी के पुराने कानून को ही आगे बढ़ाया है। ज्यादातर नियम और टाइम लिमिट्स वही हैं, फर्क है तो बस अप्रोच का। आईपीसी के टाइम में इन नियमों को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कोर्ट के फैसलों से मिली थी, जबकि बीएनएस की कह सकते हैं कि मूल भावना में ही ये बात शामिल है कि कैदियों के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो धारा 12 के 4 मेन मकसद हैं। पहला, क्रूर और अमानवीय सजा को रोकना। दूसरा, कोर्ट और जेल अधिकारियों की पावर पर एक लगाम लगाना। तीसरा, पनिशमेंट का जो रिफॉर्मेटिव यानी सुधारात्मक पहलू है उसे बचाए रखना। और चौथा, हमारे क्रिमिनल लॉ को संविधान की मोरालिटी यानी गरिमा और मानवता के साथ जोड़ना। नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में एक बहुत ही खास सेक्शन है, सेक्शन 13। ये उन अपराधियों के बारे में है जो बार बार जुर्म करते हैं। तो आज हम इसी को गहराई से समझेंगे कि आखिर ये कानून है क्यों, काम कैसे करता है, और हाँ, एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है ना कि भाई जो लोग बार बार अपराध करते हैं उन्हें ज्यादा सजा क्यों मिलती है। ये सवाल बिल्कुल जायज है, और सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में बीएनएस की धारा 13 की पूरी नींव रखी गई है। मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही जुर्म के लिए कानून दूसरी बार में ज्यादा सख्त हो जाता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि धारा 13 है क्या, फिर सजा का मकसद क्या है, इसकी कानूनी शर्तें क्या क्या हैं, अदालतें इसे लागू कैसे करती हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। धारा 13 आखिर है क्या, मतलब ये वर्धित दंड या इनहैंस्ड पनिशमेंट की नींव क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखें, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो सेक्शन 13 है ना, ये कोई अकेला खड़ा नियम नहीं है। ये बीएनएस के चैप्टर 2 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वो चैप्टर जो सजा के मूल सिद्धांतों की बात करता है, और इसका सीधा सीधा निशाना है रेसिडिविज्म को रोकना। अब ये रेसिडिविज्म क्या है? आसान भाषा में कहें तो जब कोई अपराधी सजा काटने के बाद भी बार बार जुर्म की दुनिया में लौटता है, उसे ही रेसिडिविज्म कहते हैं। और यही है सेक्शन 13 का असली मकसद। कानून ये मानकर चलता है कि जो पहली सजा मिली थी वो एक तरह की चेतावनी थी, एक वार्निंग। अब अगर कोई उस वार्निंग को नजरअंदाज करके दोबारा वही या वैसा ही जुर्म करता है तो अदालत इसे एक एग्रावेटिंग फैक्टर मानती है। मतलब ये एक ऐसी बात है जो जुर्म की गंभीरता को और बढ़ा देती है, और इसी आधार पर फिर ज्यादा सख्त सजा दी जाती है।
तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब सजा का असली मकसद क्या है? कानून बार बार जुर्म करने वालों पर इतना सख्त क्यों हो जाता है? इसके पीछे ना एक नहीं, कई वजह हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे सेक्शन 13 निपटता है, वो है अपराध की पुनरावृत्ति यानी रेसिडिविज्म। सोचिए, एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, उसे सुधरने का मौका दिया गया, लेकिन वो फिर भी वापस जुर्म के रास्ते पर चला जाता है। कानून इसे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानता है। तो इसके मकसद कई हैं। पहला तो यही कि बार बार अपराध करने का जो ये साइकिल है, इसे तोड़ा जाए। दूसरा, इससे डर पैदा होता है, सिर्फ उस अपराधी के मन में नहीं बल्कि समाज में भी एक मैसेज जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी, जो आदतम अपराधी हैं उनसे समाज को बचाना। ये कानून के अधिकार को भी मजबूत करता है। मतलब ये सुधारात्मक न्याय और हकीकत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जब चाहे किसी की भी सजा बढ़ा दे। नहीं, इस सेक्शन को लागू करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त कानूनी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। आप इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं, और इस लिस्ट का हर एक पॉइंट टिक होना चाहिए। जैसे कि पहली और सबसे जरूरी शर्त, पिछली दोष सिद्धि फाइनल होनी चाहिए, मतलब सारे अपील्स खत्म हो चुके हों। दूसरी, अगला जुर्म भी वैसा ही होना चाहिए। फिर यह भी जरूरी है कि पिछली सजा को कानूनी तौर पर साबित किया जाए। और हाँ, ये बढ़ोतरी कानून के दायरे में हो और जज साहब अपने विवेक का इस्तेमाल भी तर्क के साथ करें। इनमें से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो बढ़ाई गई सजा को अवैध माना जाएगा। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए खास तौर पे नोट कर लीजिए। कानून को चाहिए एक कन्विक्शन, मतलब दोष सिद्धि। सिर्फ एफआईआर होने से या कोई केस पेंडिंग होने से काम नहीं चलेगा। जब तक अदालत किसी को दोषी न ठहरा दे, तब तक सेक्शन 13 लागू नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि असल में अदालतें इसे लागू कैसे करती हैं। और यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि भले ही बीएनएस नया कानून है, लेकिन पुराने आईपीसी के समय के जो लैंडमार्क केसेस हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे कि ये केस पंजाब राज्य बनाम प्रेम सागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, पिछली सजा एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जज आंख बंद करके सबसे ज्यादा सजा सुना दे। नहीं, जज को अपने जुडिशियल डिस्क्रेशन यानी न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना होगा और केस के सारे पहलुओं को देखना होगा। फिर आता है राजू बनाम केरल राज्य का मामला। ये केस हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। ये कहता है कि पिछली सजा को अदालत के सामने रखना और इसे साबित करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो बढ़ाई हुई सजा रद्द हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। अब इन दो उदाहरणों से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ ए को चोरी के लिए सजा हुई, 2 साल बाद उसे फिर से चोरी के लिए दोषी पाया गया। यहां कोर्ट सजा बढ़ा सकती है, ये बिल्कुल वैध है। दूसरी तरफ कोर्ट सिर्फ पेंडिंग एफआईआर या पुराने आरोपों के आधार पर सजा बढ़ा रही है, जहां कोई कन्विक्शन है ही नहीं। ये पूरी तरह से अवैध है। फर्क साफ है, कन्विक्शन का होना या ना होना। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और साथ ही पुराने आईपीसी और नए बीएनएस की तुलना भी करते हैं। अगर हम आईपीसी के सेक्शन 75 और बीएनएस के सेक्शन 13 को साथ रखकर देखें तो क्या पता चलता है कि अवधारणा वही है, एनहांस पनिशमेंट की, आधार भी वही है, पिछली दोष सिद्धि, न्यायिक विवेक का सिद्धांत भी वैसा ही है। मतलब बीएनएस की धारा 13 असल में आईपीसी की धारा 75 का ही कंटिन्यूएशन है। कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए यह सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। बीएनएस का सेक्शन 13 एक स्थापित कानून को ही आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आईपीसी के सेक्शन 75 पर जो इतने सालों की ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो पुराने केस लॉज हैं, वो आज भी उतने ही जरूरी और रेलेवेंट है।